चलिए my dear friends, can we start? Yes, all of you. Can we start? So very good morning to all of you. How are you all? You all are doing good? चलिए. So friends, हम लोग यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर चुके हैं. सही बात है. बताएंगे नाम क्या है यूनिट का? चलो, सो नाम बता दिया तो एक बार उसका डेफिनेशन भी बता देंगे. कम ऑन. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन or abstains from doing or promises to do or such act or abstinence is called as what? Come on, बताएंगे. कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है कि बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? जरूरी है. बताएंगे. एडिक्वेसी नेसेसिटी है क्या? एडिक्वेसी. क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है? क्या कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है? कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? कंसिडरेशन देगा कौन? आर यू श्योर? बताएंगे. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का केस स्टडी क्या है? सीन द केस स्टडी. वीडियो देखा आपने? आपने उसका समरी बनाया? आर यू श्योर? बताएंगे. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन का केस स्टडी क्या है? चिन्नैया वर्सेस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव में कॉन्ट्रैक्टर कौन था और दुर्गा प्रसाद कौन है? अरे श्योर. तो दुर्गा प्रसाद ने केस ठोका है बालदेव के ऊपर. चिन्नैया वर्सेस रमैया में मम्मी कौन है? चिन्नैया वर्सेस रमैया में मम्मी कौन है? मतलब चिन्नैया रमैया में मम्मी कोई नहीं है? बिना मम्मी की बच्ची पैदा हो गई. तो मौसी कौन है? मौसी. चिन्नैया. और रमैया कौन है? वो डॉटर है. हरीश्वर. तो केस किसने किसके ऊपर ठोका है? हाँ रे, मेरे को पता है. चिन्नैया वर्सेस रमैया, इसका मतलब होता है चिन्नैया ने केस ठोका होगा ना. सत्यानाश. फिटे मुंह तुम्हारे. मौसी ने लड़की के ऊपर कि लड़की ने मौसी के ऊपर? हरीश्वर. पक्का? चलिए. कौन मुझको दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का केस बताएगा? नहीं, आप बताओगे? चलिए. तो स्वागत करते हैं आपका इस शो पे जिसका नाम है कौन बनेगा लॉपति. यस. तो कौन सा केस है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव. चलो बताइए. Baldev was a contractor, and at the order of the district collector, he constructed several shops in the market. And he also asked the shopkeepers. Durga Prasad was one of the shopkeepers who had a shop there, and he asked for a certain amount of commission किससे? from the shopkeepers. शॉपकीपर्स. ओके. But since the consideration should move from the promiser to the and not the third party, shopkeepers denied to give the commission and filed a case against him. तो एक्चुअली कंसिडरेशन किसने फिक्स करना चाहिए था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. व्हाई? बिकॉज ही वाज द ओरिजिनल प्रोमिसर. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम लोग? कॉन्ट्रैक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कर रहे हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के कहने पे वो अगर शॉप्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ही उस कंसिडरेशन को फिक्स करेंगे. यहां पे जो प्रोमिसी है, कौन? कॉन्ट्रैक्टर. वो कंसिडरेशन को फिक्स कर रहा है, तो सही बात नहीं है. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द, कम ऑन, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, नॉट बाय एनी अदर पर्सन. मतलब कंसिडरेशन मस्ट बी फिक्स्ड बाय प्रॉमिस एंड नॉट एनी अदर पर्सन. सही बात है. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, में मूव मतलब कि आ सकता है. किससे आ सकता है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. केसरी का नाम क्या है? चिन्नैया वर्सेस रमैया. एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस? यस, मयूर जी को दीजिए माइक. केसरी का नाम बताइए पहले. चिन्नैया वर्सेस चिन्नैया वर्सेस रमैया. रमैया. बताएंगे. चिन्नैया कौन है? मासी. मासी है. और रमैया कौन है? द डॉटर. डॉटर. श्योर. और मम्मी कौन है? ओल्ड लेडी. चलिए बताइए. कम ऑन. In this case, an old lady had given her property to her daughter Ramaya
and for that daughter was supposed to give rupees 635 to the lady's sister annually. The amount which was supposed to be paid was not paid, and thus Chinnaya filed a case against Ramaya. Here it can be noted that the case is under the provision consideration may move from promisee or any other person. Or any other person. So here in this case, the consideration has been given by the old lady, and that is not by the चिन्नैया. सही बात है. तो रमैया का ये कहना है कि चिन्नैया ने कंसिडरेशन देना चाहिए, तभी जाकर के मैं तुमको जो महीने के 635 रुपीस दे रही हूं वो बात बनती है. लेकिन जो चिन्नैया है, जो मासी है, उसका ये कहना है कि भले ही कंसिडरेशन मैं पे नहीं कर रही हूं, कंसिडरेशन कोई और पे करेगा तुमको तो चलेगा. प्रोमिसर कौन होगा इस केस में, चिन्नैया की रमैया? Old lady. प्रोमिसर कौन होगा? प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर है रमैया, बिकॉज रमैया और चिन्नैया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं तुमको महीने के इतने पैसे दूंगी. सही बात है. तो प्रोमिसर ने कंसिडरेशन फिक्स करा. क्या कंसिडरेशन है? कि ओल्ड लेडी मुझको प्रॉपर्टी देगी, और वो जो ओल्ड प्रॉपर्टी जो मिल रही है वो प्रॉपर्टी चिन्नैया ने नहीं दिया तो चलेगा, मतलब मासी ने नहीं दिया तो चलेगा. वो कंसिडरेशन उसकी मम्मी ने दिया है, तो एनी अदर पर्सन ने दिया है. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो चिन्नैया और रमैया के बीच में हुआ है, यहां पे कंसिडरेशन कोई और पे कर रहा है, ना कि चिन्नैया. दैट इज द प्रोमिसी. तो चिन्नैया भी दे सकती थी या कोई और भी पर्सन दे रहा है. तो इस केस में कोई और दे रहा है, तो रमैया अभी पैसे देने से मना नहीं कर सकती. इससे आसान भाषा में और हम लोग डीप डाउन जाकर के इस केस को नहीं समझ सकते. आई गेस दोनों केस स्टडीज क्लियर है. पक्का. चलो, बात निकली केस स्टडी की, तो चैप्टर नंबर 1 के कुछ केसेस को रिवाइज करते हैं. ओके, तो पहला केस हमने देखा था कौन सा? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बल्ब. बॉयज में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, फटाक से 2 मिनट के अंदर. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बल्ब कंपनी बताएंगे. पहले ये केस स्टडी कौन से प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहा था? हाँ जी, जनरल ऑफर. अरे श्योर. तो क्या इस केस में हमने क्या कॉन्क्रीटली समझा कि भैया ये हुआ इस केस में? हाँ जी, consideration may move from promissory to another person. General offer can be accepted by anyone who has a knowledge. और वो who has a knowledge की केस स्टडी क्या थी? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. अरे श्योर. तो कार्लिल वैसे फैक्ट्स को समझना जरूरी नहीं है, पॉइंट क्या इसमें एस्टैब्लिश हुआ है वो समझना जरूरी है. यहाँ पे सब लोगों को क्लियर? चिन्नैया वर्सेस रमैया. और केस स्टडी दूसरा कौन सा? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव. कोई दिक्कत इसके अंदर? अरे श्योर. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. देखो, मन में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बाद में आगे आगे निकल जाएंगे तो कहीं डाउट पीछे ना छूट जाए आपके. कोई डाउट नहीं है ना? केस स्टडी सारे क्लियर है. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. यस, तो हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे. कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, यहां तक हमारी कहानी रुकी हुई थी. सही बात है ना? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. क्या हो रहा है? वहां पे कैंसिल पे आ गया, देखो अनइंस्टॉल पे आ रहा है क्या? और बाजू में क्या आ रहा है? जरा दम धरणार. ये आपके जमाने के लोगों का क्या है, दमच नाही, फक्त दम बिर्याणी तर दिसतो आपल्याला. हमारे 50 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था. 50 साल पहले तो लोग निवान शांति से जो भी हुआ है उसको देखते थे, उसको चेक करते थे, ओवरकम करते थे. आप क्या नहीं. वो एक मेरी बहन भी है जो सीए कर रही है, वो भी आपकी जैसी है. मतलब उसको है ना, उसको दम धीर नाम की कोई चीज नहीं है. तो जब भी वो ऐसा कुछ हरकत कर लेती है तो मैं उसके लिए गाना गाता हूं. वो गुरु मूवी का गाना है, गुरु मूवी.
जो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में होता है ना, वो गाना है ना, दम दर, वो गाना नहीं है वो। यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगा, ग्रुप पे यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा, देख लेना आप, ठीक है। थोड़ा एक तो वर्ड सिखाऊं आज नया कुछ, तो फिर वीडियो देखे। चलो आपके लिए आज वीडियो लगाता हूं मैं, लेकिन पहले सीखेंगे। अगर आप शांति बनाए रखोगे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सब लोग राजी इस बात पे? ओके, चलिए। सो पॉइंट पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, बताएंगे इस केस में क्या होगा। तो ना यू आर सीइंग समवन कोर्ट रूम हियर, इजंट इट? यहाँ पे जज साहब है, यहाँ पे कोई वकील है, और सामने कोई लोग बैठे हुए, यहाँ पे बंदा किसी काम का नहीं है, ऐसा बैठा हुआ है। सो देखो सीन क्या है, एक लॉयर है, सॉरी लॉयर है। किसी के मम्मी पापा एडवोकेट लॉयर वगैरह तो नहीं है ना? है क्या? होंगे भी नहीं बताएंगे, इतने बदमाश हो आप। तो मान लो एक लॉयर है, एक लॉयर ने अपने क्लाइंट के लिए केस लिया, ठीक है। मान लो कोई भी किसी भी प्रकार का केस है, तो लॉयर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर किसको? अपने क्लाइंट को। तो उसके बदले वकील ने कहा कि मेरा फीस होगा 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। इसके एडिशन में उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे लिए केस जीत गया तो तुमने मुझको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। 10 लाख रुपए का मेरा फीस होता है, अगर मैं केस जीता तो 5 लाख एक्स्ट्रा। ओके, नाउ अभी क्लाइंट तो अटका पड़ा है, तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है तुम जो भी है कर लो। तो क्लाइंट ने लॉयर को अपॉइंट करा, लॉयर ने केस जीत लिया। तो आप मुझको आज बताएंगे कि क्लाइंट ने लॉयर को कितना रुपए देना है? 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख कि कुछ भी नहीं? 15 लाख। आर यू श्योर? क्यों 15 लाख? केस जीता इसलिए? आर यू श्योर? चलो इसी के रेलेवेंस में कोई और एक केस समझ लेते हैं, कोई एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक है पेशेंट, ओके, एकदम मरने की हालत में है, मामू तेरी तो वाट लग गई है। तो पेशेंट ने एक डॉक्टर को अपॉइंट करा, बोले कि मेरा ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है, इस ऑपरेशन का खर्चा है 10 लाख रुपए, अगर तू जिंदा बचा तो 5 लाख एक्स्ट्रा देने का। फिर डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन करा, पेशेंट जिंदा रहा, बताएंगे कितना रुपए देना? 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख की कुछ भी नहीं? 10, 5 की 15, 10 बस। हाउ मेनी ऑफ यू से 10 लाख रुपए? प्लीज रेज योर हैंड्स। 10 लाख रुपए देने, 10 लाख, 10 लाख, बस अकेली लड़की 10 लाख। कितने लोग हैं? 15 लाख। 15 लाख वाले हाथ ऊपर करेंगे। 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। कितने लोग हैं? 5 लाख। और बाकी लोग सोचते ही नहीं है, दिमाग को कहीं गिरवे रखे आए हुए हो। बेचने का सवाल पैदा होता नहीं, बिकॉज कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज ये अनयूज ब्रेन से। ये बोलता है ना कौन? वायरस बोलता है ना। तो यहां पे प्लीज बच्चों एक मुझको जवाब देना, पेशेंट हो या वकील हो, ये जो वो काम कर रहे हैं, लॉयर का काम है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे केस लड़ना। बताएंगे हारना है कि जीतना है? सर हार के जीतने वाले को नालायक, मूवी में होता है वो। बताएंगे लॉयर की जिम्मेवारी है कि अगर उसने अपने क्लाइंट का केस लिया है तो जीतना ही है, कि हारने के लिए कोई केस लेता है? हाँ कुछ होते हैं नालायक ऐसे, बहुत ही अजीबोगरीब काम करते हैं, हारने के लिए केस लड़ते। बताओ तो बताओ, लॉयर ने अमूमन तौर पे क्लाइंट के लिए केस जीतना है कि हारना है? जीतने के लिए तो केस लेगा। वहीं पे डॉक्टर ने अगर कोई पेशेंट का ऑपरेशन करवाना है तो उसको जिंदा रखने के लिए करना है, उसको मारने के लिए करना है? अरे श्योर कि मतलब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अब तेरी वाट लगने वाली है, अब तो 100% मरने वाला है, पता है, मरने के लिए मैं ये एक ऑपरेशन कर रहा हूं। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होता है क्या कभी? तो बताएंगे लॉयर और जो डॉक्टर है, लॉयर और जो डॉक्टर है,
इन लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट या अपने पेशेंट के लिए सही सही काम करे, और वो सही काम करने के लिए क्या वो एडिशनल कंसिडरेशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लोगों को यही समझना है कि अगर कोई पर्सन जिसका कोई परफॉर्मेंस उसकी लीगल ड्यूटी बनती है, तो उसको छोड़ करके वो कोई एडिशनल कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकता। तो कंसिडरेशन इज व्हाट वन इज बाउंड टू परफॉर्म लीगली, एक्सेप्ट दैट नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन। मेरी बात समझे? तो वन शुड रिकवर ओनली दैट मच अमाउंट विच इज लीगली बाउंड। हाँ, अगर यहां पे पहले ही वो बता देता, देख भाई केस हारे कि जीते मेरा फीस है 15 लाख रुपए, तो कितना देना है बताओ? वो अपने ऊपर बनता है ना। कुछ डॉक्टर थे 40 रुपए में गोली देते, कुछ डॉक्टर मिलने के 500 लेते, बताओ। तो आप बोल सकते वो 40 रुपए ले, तुम 500 रुपए दे, सही बात नहीं है। अरे वो 40 रुपए वाला एकदम कटिंग बिटिंग कर लेता है लेकिन जोड़ता नहीं, तो चलेगा क्या? देख ऐसा नहीं होता है ना। ये मयूरेश से झगड़ने का नहीं, वो पेट्रोल पंप पे जाके झगड़ रही थी बच्ची, लेकिन नहीं वो उधर 90 में दे रहा है, तुम 100 में दे रहे हो। नहीं रे, वो डीजल है, ये पेट्रोल है। तो हर एक के चार्जेस अलग होते हैं भाई। अब जब सीए बन जाओगे, तो मान लो ये बच्चा सीए बन गया और कोई सीए बन गया, तो इसके चार्जेस अलग है, उसके चार्जेस अलग है। चार्जेस पे कोई झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कोई चार्जेस ले रहे हो, तो उसके बियॉन्ड जाकर के आपको जो करना है उसके लिए एडिशनल चार्जेस नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने जो पहले फीस चार्ज करा है ना, वो उसी चीज के लिए करा था। तुमने अगर क्लाइंट का केस लिया है तो जीतने के लिए लिया होगा, तो तुम जितना क्लेम करे उतना, उससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर जो पेशेंट से चार्ज कर रहा है वो उतना, उससे ज्यादा नहीं। जो वो करने के लिए जिम्मेवार है उसके लिए एडिशनल वो चार्जेस नहीं ले सकता। पेशेंट जिंदा रहा तो एडिशनल पैसा, ये क्या बन गया? ये क्या बात बन गई? अगर मैं केस जीता तो एडिशनल पैसा, ये क्या बात बन गई? ऐसा नहीं होता है। सही बात है? अरे क्लियर है? पक्का? तो वही बात लिखी हुई यहां पे, द कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्यूटी। तो आप उस एग्जिस्टिंग ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कोई एडिशनल कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते। बस इसका एक समरी बाजू में लिख देना अपनी भाषा में। चलो लिखो, मैं डिक्टेट करवाता हूं, आप लिखेंगे। बाकी सब ये पढ़ेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा आपका। बाजू में लिख देना, ओके? तो लिवा, consideration must be for उधर लिखो ना, बुक में लिखो ना, टेक्स्ट बुक में लिखना, टेक्स्ट बुक में। हाँ, वो यादें इधर उधर अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो वो याद नहीं रहेगी आपको। कहीं भी लिखना, चिट्ठी पे लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो, टेक्स्ट बुक में ही सारी बातें होनी चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं है जब घर में पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है? सर मी आता मी नोटबुक मध्ये लिहिते, मग घरी जाऊन नोट, तसलं काय करायचं नाही। घरी जाऊन आपल्याकडे वेळ नसतो यार, बहुत काम होते ना अपने को। पता है मुझको, ये 51 साल का एक्सपीरियंस है मुझको। नालायक इधर कुछ लिखते हैं इधर उधर, घर पे जाके लिखते हैं नहीं। काम धंधे बहुत होते हैं आपको। जो बाइडेन के साथ मीटिंग होती है आपकी, नहीं, जेब बेजोस के साथ मीटिंग होती है, यू आर कंसल्टिंग हिम हाउ टू डू बिजनेस, है ना? बहुत काम होते हैं आपको। तो जो भी है क्लास में ही करना भाई, घर पे जाके के टाइम नहीं अपने पास। हाँ जी, लिखिए, क्या लिखना था आपने? कंसिडरेशन मस्ट बी फॉर वंस, वंस मतलब ये वंस नहीं है, ये वंस नहीं, वंस। मुझको पता है मेजॉरिटी यही लिखे है। वंस लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म। वो बुक किधर बेटा? हाँ जी, अच्छा अभी लिया नहीं अब तक? करो करो करो, मुझको पता है करोगे आप। वंस लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म, ये लिखा ना। ही कैनॉट क्लेम एडिशनल कंसिडरेशन,
he cannot claim additional consideration for his legal duty ओके चलो इसको पढ़ते हैं, ये वाला, इसको आप लिपस्टिक लगाइएगा। तो सिमिलरली एन एग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे हिज काउंसिल, काउंसिल मतलब एडवोकेट, आफ्टर द लैटर मतलब एडवोकेट हैज बीन एंगेज्ड अ सर्टेन सम ओवर एंड अबाउट द फी इन द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ द केस वुड बी void मतलब वो सही नहीं है, since it is within the consideration, because जो भी पैसा मिला है वो उसी कंसिडरेशन में आ जाता है कि वो केस जीते, एडवोकेट केस जीते, इसलिए एडिशनल कंसिडरेशन चालनार। झेपिया गया, आगे बढ़ सकते हैं, बताएंगे कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, रियल की इल्यूजनरी? अरे श्योर इल्यूजनरी कंसिडरेशन बोल रहा है। मैं तुमको चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुमको दुनिया जहान की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अरे मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, मैं कोई वैसा गीत गाऊं कि आरजू जगाओ अगर तुमको बुलाओ कि पल के बिछाओ कदम तुम जहां जहां रखो। अभी और गाना गाने वाला था, लेकिन तुमने जो मजाक उड़ाया है उसके बाद मेरी इच्छा निकल गई। तो वो जो गाना है वो गाना सही नहीं है, वो इल्यूजनरी कंसिडरेशन है। मैं तितलियों के पीछे भागू, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, नहीं होता, ये इल्यूजनरी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। मैं तितलियों के पीछे भागू, तुम मुझको 10,000 रुपए दो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाओ, 1,00,000 रुपए दोगे तो, ये रियल कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, रियल। जो भी काम करना है, मैं तुमको लैपटॉप बेचूंगा, तुमने मुझको 10,000 20,000, मोबाइल बेचूंगा, कार बेचूंगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो रियल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, अ मैन प्रॉमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, दिस इज ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी वॉइड एज इट इज इल्यूजनरी। मैजिक को कहां से निकालेंगे ट्रेजर? ऐसा नहीं होता है, अलीबाबा की गुहा थोड़ी ना है, वो जिन होता है ना, जिन ऐसे ऐसे उसको करते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, अलादीन का चिराग बोलते हैं ना उसको, ऐसे 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 इल्यूजनरी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सही बात है। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। मैं तितलियों के पीछे भागू, नको, गप्प घरात बसायचं, झोपा काढायच्या, नको ते करायला जायचं। काय युद्धात आणि प्रेमात माणूस काही करू शकतो, पण एक लिमिट ठेवणं गरजेचं आहे। जीव जाईल असं काय करायचं, युद्ध असू दे किंवा प्रेम, आपण म्हणतोय मित्राचं प्रेम असेल किंवा आई वडिलांचं प्रेम असेल किंवा प्रेम असतं, तिकडे काही करायला जायचं नाही, उगाच आगाऊपणा करायचा। माहित आहे तुम्हाला, माहित आहे का एक गोष्ट, की मूर्खपणा आणि धाडस याच्यामध्ये एक फार छोटासा डिफरन्स आहे, ओळखता आला पाहिजे की आपण मूर्खपणा करतोय का धाडस करतोय, कळलं का? सीए करायचं ठरवणं हा मूर्खपणा आहे का धाडस आहे? हे धाडस आहे, हा मूर्खपणा नव्हे। हा, हे धाडस मूर्खपणात कन्वर्ट होईल का हे माहित नहीं। हाँ जी, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, दैट इज कंसिडरेशन वो नहीं होना चाहिए जो उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है। एग्जिस्टिंग ड्यूटी के लिए एडिशनल कंसिडरेशन क्लेम नहीं हो सकता। और दूसरा कंसिडरेशन क्या होना चाहिए बोलो, कम ऑन, रियल एंड नॉट ए इल्यूजनरी। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन आपका अनलॉफुल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड प्रॉमिसेस टू गिव जॉब टू मिस्टर एक्स इन अ गवर्नमेंट बैंक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ 50,000 इज अ वॉइड बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर किसी को जॉब देने के लिए हम किसी से पैसे क्लेम कर रहे हैं, तो भले ये पैसे मनी कंसिडरेशन है लेकिन ये वैलिड नहीं है। व्हाई? बिकॉज हम किसी को जॉब देने के लिए किसी से पैसे, कोई ब्राइब क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है, अपोज टू
पब्लिक पॉलिसी। सिमिलरली अगर किसी को किडनैप करने के लिए कोई पैसा लिया जा रहा है, किसी से एक्सटॉर्शन क्लेम करा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल एंड अनलॉफुल। तो कंसिडरेशन कैसा नहीं होना चाहिए, कम ऑन, अनलॉफुल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो कुल मिला के 8 पॉइंट हमने पढ़ लिए कि ये 8 पॉइंट अगर अपने कंसिडरेशन में है तभी आपका कंसिडरेशन एक सही कंसिडरेशन है। तो पहला पॉइंट क्या था, कम ऑन, आते हैं सब लोग, ऊपर आएंगे। पहला पॉइंट क्या था, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस। तो लिखता हूं मैं यहां पे, आप नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा पहले। ओके, हम पढ़ रहे हैं वैलिड इसेंशियल्स फॉर, इसेंशियल्स फॉर, कम ऑन, वैलिड, बोलोगे आज, इसेंशियल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन, सही बात है। चलिए, तो पहला इसेंशियल क्या है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। दूसरा, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तीसरा पॉइंट क्या था बताएंगे, हाँ जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इट मे बी एग्जीक्यूटेड और executory. Next one, may be past, present or future. Very good. Next one, हाँ जी, need not to be adequate. Next one, परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी, ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी एंड नॉट illusory या illusionary. एंड लास्ट वन, must not be unlawful, immoral and अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, चलिए, पहले 2 पॉइंट के लिए केस स्टडी दिया अपने पास। केस स्टडी क्या था, पहला दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, और दूसरा क्या था, चिन्नैया वर्सेस रमैया। और नीड नॉट टू बी एडिक्वेट के लिए एग्जांपल क्या था, लैपटॉप वाला था क्या मोबाइल वाला था, मेरा मोबाइल ₹1 में बेचना चाहता ना, किसको बेच रहा था मैं, अश्लेष। अभी स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है, आप चेक कर लेना, ठीक है। और परफॉर्मेंस लीगल ड्यूटी, एडवोकेट वाला एग्जांपल है ना, एडवोकेट चार्जिंग एक्स्ट्रा फीस फॉर विनिंग द केस। और इल्यूजनरी में क्या था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, आप जो भी है लिखना ना, ठीक है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या था, एग्जाम्पल था ना यहां पे, मनी टू गिव जॉब। ओके, चलिए फटाफट इन सारी बातों को लिखिएगा। कहां पे लिखेंगे, चिट्ठी पे लिखो और चिपका दो बाजू में। नोटबुक में, नोटबुक में लिखो, चिट्ठी पे लिखना है, चिट्ठी पे लिखो। चिट्ठी पे लिखोगे तो वही सारी बातें चिपक जाएगी, आसानी हो जाएगी पढ़ने में। किसको नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखो। पॉइंट ये है कि आप बस पढ़ो,
मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितने खुशबुएं बाग में मिले, जितने खुशबुएं बाग में Is it over? मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल बिठहरूं, मैं तुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। अरे हो गया नहीं हो गया? गाना देखोगे? अगर कहो तो मैं सुनाऊं देखोगे? देखना था ना आपको गाना। तुम्हें हंसी कहानियां, जितने खुशियों के पीछे। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितने खुशबुएं बाग में मिले, जितने खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल बिठहरूं, मैं तुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। ओ चलिए, so I guess this point is clear to you that what are the valid essentials for a valid consideration. Any doubt so far? Any doubt in any point? Come on. Any doubt in any point? Come on. No doubts? Can I move further? चलिए, सूट बाय थर्ड पार्टी को थोड़ा पेंडिंग मार्क करेंगे हम लोग, उसको बाद में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन में बहुत बारी आती है,
that is validity of an agreement without the consideration. Okay, please mark it as a really very important point. Validity of an agreement without consideration. सी हमने एक रूल पढ़ा था कि भैया अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सही बात है। तो जनरल रूल क्या निकल करके आता है, नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। तो ऊपर लिखिएगा यहां पे जनरल रूल नो कंसिडरेशन देन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे, इन द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन but still those will be valid and enforceable. Means now we are going to study the exception for this rule. सही बात है। इस जनरल रूल के हम पढ़ने क्या वाले हैं, कम ऑन एक्सेप्शंस। इसका मतलब क्या हुए है कि भले ही इन नीचे दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, कम ऑन क्या माने जाएंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कम ऑन क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट आएगा द कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शंस। ओके, याद रखना, क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ, जो से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शंस। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन से ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एंटर करते हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं लेकिन फिर भी वैलिड माने जाएंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कंडीशंस याद रखना है। पहला, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन दी पार्टीज। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझ रहे हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, बोलो, उनके बीच में कैसे बनना चाहिए, आउट ऑफ नेचुरल लव। तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। दूसरा, the parties must stand in a relationship with each other. Now, what is relationship? Whatever it is, the brother, sister, brother, husband and wife, father, daughter, okay, father, son, mother, daughter, whatever it is. Okay, मौसी, चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन चलेगा। सर ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। कोई भी फ्रेंड भी हो सकता है। ओके सर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, to check whether there is a natural love and affection or not. So there must be a relationship between the parties. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होना चाहिए, ये मुंह बोला प्यार नहीं होता है, मुंह बोला प्यार। इट मस्ट बी इन राइटिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो राइटिंग में होना चाहिए। एंड लास्ट वन, इट मस्ट बी रजिस्टर अंडर द लॉ, मतलब उसको जाकर के कहीं रजिस्टर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे गिफ्ट। तो अगर मान लेते हैं आपके किसी रिलेटिव ने आपसे कहा कि मैं तुमको मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाला हूं, तो बदले में वो पैसा लेगा क्या? नहीं लेगा रे, वो कह रहा है गिफ्ट दे रहा हूं मैं तुमको। तो अगर वो प्रॉपर्टी तुमको एज अ गिफ्ट मिल रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी विच हैज बीन रिसीव्ड एंसेस्ट्रली बाय योर फादर टू यू, वो तो लीगली आपके नाम पे आने वाली है। इट इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अ सक्सेशन। समझ रहे हो ना, सक्सेशन मतलब क्या है कि आपके दादाजी की प्रॉपर्टी आपके पापा को मिली, पापा की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, दैट इज सक्सेशन। इट इज नॉट ए गिफ्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट गिफ्ट, जो आपका नहीं वो आपको मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। तो अगर मान लेते कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है तो देखना पड़ेगा कि ये गिफ्ट के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये गिफ्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। क्यों? आज मैंने आपसे कहा कि मैं तुमको ये लैपटॉप गिफ्ट करना चाहता हूं, बदले में मैं आपसे कुछ लूंगा, गिफ्ट मान गिफ्ट होता है, इसके बदले कुछ मिलता नहीं है। कल जाकर के मैंने आपसे कहा कि नहीं मैं आपको ये लैपटॉप गिफ्ट नहीं करूंगा, तो क्या आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो? जनरल देखा जाए तो नहीं, लेकिन मेरे और आपके बीच में गिफ्ट का डीड बन चुका है, गिफ्ट डीड, दैट इज एग्रीमेंट, राइटिंग में, और मैंने ये डीड रजिस्टर करी हुई है। क्या करी हुई है? रजिस्टर का मतलब क्या है
कि मैंने उसको कायदे के हिसाब से पूरा रजिस्टर करके रखा हुआ है, मतलब कल जाकर के आप मेरे से वो गिफ्ट क्लेम कर सकते हो अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो भले ही हमारे बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं है, मैंने आपको फोकट में दिया प्रॉपर्टी, फिर भी आप मेरे ऊपर वो केस एनफोर्स कर सकते। जज साहब इस गिफ्ट डीड के तहत उसने मुझसे कहा था कि वो गिफ्ट करेगा लेकिन आज नहीं कर रहा है, प्लीज जज साहब उसको गिफ्ट देने के लिए बोलो, एनफोर्सेबल। अगर ये राइटिंग में नहीं होता, रजिस्टर्ड नहीं होता, तो ये एनफोर्सेबल नहीं होता। हाँ, और उसके एडिशन में दो और कंडीशन, क्या? दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और दूसरा वो दोनों किसी रिलेशनशिप में स्टैंड करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, ए हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट promised to pay his earning to his wife, held that the agreement though without consideration it is a valid one। तो विराट कोहली ने अनुष्का भाभी से कहा कि इस आईपीएल से आने वाली आईपीएल से आने वाला हर एक पैसा मैं तुमको दूंगा, मतलब आईपीएल से आने वाला जो भी सैलरी है वो मैं तुमको दूंगा। तो अनुष्का भाभी बोली मेरे को तुम पे भरोसा ही नहीं है, तो जाके कभी भी झगड़े करता है, तो मेरे से भी झगड़ेगा, मेरे को तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। देख हमारे बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, दिख ही रहा है, देखो प्यार नहीं होता तो ऐसे फोटो खींचते क्या बताओ? अरे ऐसा चेहरे से लग रहा है हाँ दोनों के बीच में प्यार है ना, और जो ग्राउंड से कुछ कुछ करता है, दिखता है प्यार है, प्यार है। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों रिलेशनशिप में है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप ना। तीसरा, अब अनुष्का भाभी ने क्या कहा, नहीं मेरे को तुम पर भरोसा नहीं है, लिख के दो। तो विराट भैया ने लिख के दे दिया पूरा। अनुष्का भाभी तुम्हारे राइटिंग पे कौन भरोसा करेगा, उसको रजिस्टर करते हैं। तो जाकर के उसने क्या करा, उसको रजिस्टर करा, वकील के पास जाके उसको बकायदा सा स्टैम्प पेपर लिख करके साइन बिन करके रजिस्टर कर। तो जैसे ही आईपीएल खत्म होगा विराट भैया के पास अनुष्का भाभी जाएगी, बोला ये रहा एग्रीमेंट, जो भी पैसा है दे दो। तो बताएंगे क्या आज विराट भैया भाभी जी को वो पैसा देने के लिए लाइबल है? अरे श्योर। लेकिन बीच में वो झगड़ा किया, उस मैच का फीस काट दिया, यू नो ना, झगड़ा किया उसने, किसके साथ झगड़ा किया? गौतम के साथ झगड़ा किया। तो गौतम के साथ झगड़ा किया तो उसका मैच फीस कट हो गया ना, तो उस मैच का पैसा विराट भैया बोल रहा है वो गलती से मिस्टेक होगी, झगड़ा हो गया, वो मैच का फीस काट लिया। अरे ते मला काय सांगायचं नाही, मी काय सांगितलं होतं, मला आयपीएल मधून मिळणारे सगळे पैसे पाहिजे, कुठनं पण आणायचे, मला काय माहित नाही। वैसे हर एक बीवी तो ऐसी बोली, मला काय सांगायचं, एकदा आपलं ठरलेलं ना तर ठरलंय म्हणजे ठरलंय। तो विराट भैया ने जाकर के धोनी साहब से पैसे उधार लिए, वो तो झगड़ा नहीं करते ना, उसका फीस कट नहीं होता है, तो पैसा उधार ले लिया, दे दिया। अभी क्या करे, बीवी का ऑर्डर है, देना पड़ेगा, और दोनों ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। और अनुष्का भाभी एकदम होशियार है, एकदम शी वाज रियली ब्रिलियंट चाइल्ड दो, एंड शी वाज रियली वेरी सिंसियर, एंड शी नोज दिस थिंग्स, इवन इफ there is no consideration in the contract can be still enforceable on the विराट बोल रहा है वो एक मैच का फीस में नहीं दे सकता, वो मेरे पास है नहीं, डायरेक्ट केस फाइल कर दिया। बताओ जज साहब ने वो केस एनफोर्स कर लेना है? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज तो दिस कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट कंटेन एनी कंसिडरेशन। बताएंगे अनुष्का भाभी को विराट भैया ने ऐसा कुछ कंसिडरेशन दिया है जिसके बदले में अनुष्का भाभी विराट से पैसा क्लेम कर रही है? नहीं है। जो भी सैलरी मिल रहा है विराट को, वो सारा पैसा वो अनुष्का भाभी के हाथ में लाके दे रहा है, उसके बदले विराट को कुछ नहीं मिल रहा है। विराट बोल रहे मेरे पैसे, इतना मेहनत करके मैं मैच खेला, इतना मेहनत करके मैंने सब करा, वो सारा पैसा तुम्हारा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है? एज पर द एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। विराट भैया इस बात पे झगड़ रहे हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं एम नॉट लायबल टू गिव यू। लेकिन अनुष्का भाभी कह रही है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन स्टिल वैलिड। तो क्या क्या कंडीशन से बताओ, कम ऑन। पहला कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी, कम ऑन देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ, तीसरा इट मस्ट बी इन अ, और चौथा इट मस्ट बी, एग्जाम में आता ही है, एग्जाम में आता है,
कई बार रिटेल में सवाल आता है, होलसेल में मतलब क्या बताएंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कंसिडरेशन लेकिन फिर भी वैलिड है, तो आपने ये 5-6 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिख देना है। कभी कभार रिटेल में सवाल आता है, रिटेल मतलब बताएंगे व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड, तो आपने उसी पॉइंट को डिस्कस करना है, इसको रिटेल सवाल बोलते हैं। होलसेल मतलब पूरा पूछ लिया, रिटेल मतलब उसमें से एक पॉइंट आके पूछ लिया, बताओ इसका मतलब बताओ। तो ये रिटेल में भी सवाल एलिजिबल कैंडिडेट है और होलसेल में भी कैंडिडेट है, होलसेल है रिटेल है, कंडीशन याद होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन बताओ क्या, देयर मस्ट बी, कम ऑन जोर से बोलो। दूसरा, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ, उसके बाद इट मस्ट बी न एंड इट मस्ट बी, याद हो जाएगा। चलिए याद करने का एक तरीका समझ लेते हैं। पहला कंडीशन क्या, देयर मस्ट बी, आई डोंट नो हाउ टू डू इट बट स्टिल आई ट्राइंग इट। आप लोग करते हो ना ऐसे, करो सब लोग। यहाँ फोटो वीडियो खींचते ना ये लड़के, आप तो फोटो वीडियो खींचते हैं ऐसे, हाँ मुझको पता है। हाँ जी, नहीं खींचते ऐसे फोटो, चलो खींचेंगे, आज खींचेंगे। चलो बताओ ये क्या है, हाँ ये नया है कुछ मार्केट, अभी ये तो नहीं जमेगा भाई मेरे को, यही बहुत मुश्किल से जमा है। हाँ जी सब लोग दिखाएंगे, सब लोग दिल दिखाएंगे, दिल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पहला कंडीशन क्या है, अरे यार ठाकुर हो गए सब लोग, सबके हाथ काट दिए गब्बर सिंह ने। कम ऑन, ये क्या है, देयर मस्ट बी, जोर से बोलो, देयर मस्ट बी, जो नहीं करेगा एग्जामिनेशन में, बता रहा हूं मैं तुमको, हाँ देयर मस्ट बी नेचुरल लेवन। कुछ लोगों को दिल देखो ऐसा है, क्या दिल होता है, ये नालायक ये होता है दिल। देयर मस्ट बी, कम ऑन, क्या आपको जान के हैरानी होगी, रिवीजन जब होगा ना तब यही याद आएगा पहले, बाकी सब भूल जाते हैं, मुझको पता है 100%। देयर मस्ट बी, कम ऑन, देयर मस्ट बी। दूसरा कंडीशन क्या है, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ, उनके बीच में रिलेशन है, उनके बीच में क्या है, रिलेशन में है ना, वो दोनों एक साथ है, हम साथ साथ है। देयर मस्ट बी, कम ऑन, क्या, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ, इट मस्ट बी न एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। वकील के ऑफिस, अरे वकील के ऑफिस में जाकर वकील के ऑफिस में जाकर के उसको रजिस्टर करना है, ठीक है। कम ऑन, देयर मस्ट बी, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ, इट मस्ट बी न, इट मस्ट बी। चलो मैं भी एक्टिंग कर रहा हूं, आपने बताने की क्या चीज है, ठीक है। चलो बिना एक्टिंग के 4 कंडीशन बता दो। पहला कंडीशन, देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ना। तरीका जो भी हो भाई, याद करना पड़ेगा। क्या चाहिए बेटा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन चाहिए। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, सुनो ना, सुनो। मियां बीवी है, बताएंगे उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा कि नहीं होगा, जरूरी नहीं है। हाँ आई एम टॉकिंग लीगली। आप चेक कर, सुनिए, आप चेक करिए कि दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं और वो इस एक्सेप्शन को क्लेम कर रहे हैं, तो उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है कि नहीं। मियां बीवी सुबह उठने के बाद रात के सोने तक झगड़ रहे, बताओ, सुबह उठ रहे झगड़ा पानी शुरू, बीवी मियां को now you got to know how I got injured. Edited. सुना नलायको,
मेरे से कुछ बुलवाओगे? क्या होता है कभी कभार मुंह से सच निकल जाता है। चलिए, तो मैं बात क्या कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि मियां बीवी के बीच में मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बात करें नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो देयर मस्ट बी अ लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज हु आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं कि भाई भाई है, भाई बहन है, तो उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा ही होगा। यू हैव टू चेक। सर कैसे चेक करें? But that is a fact of the case. The judge will check it, isn't it? Now you have to prove it कि नहीं there is a natural affection between us. सही बात है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर चेक करा जा सकता है कि बताओ ये लव मीटर है कि स्कोर 50 से ऊपर हो गया तो यस देयर इज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इट इज ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है, ऐसा कोई लव मीटर नहीं है जिसमें चेक करा जाए। हाँ, बाय द फैक्ट ऑफ द केस वी कैन प्रूव इट। सही बात है। तो देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन है, कोई ब्लड रिलेशन है, जरूरी नहीं है कि उनके बीच में लव एंड अफेक्शन होगा ही। क्लियर है? पक्का? और लव एंड अफेक्शन होने के लिए ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तेरे जैसा यार कहां हो सकता है भाई? मैं दोस्ताना की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड फ्रेंड, दोनों के बीच में रिलेशन है फ्रेंडशिप का, तो दे कैन हैव अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यस, बट 99% के केस में if we want to say yes there is a natural love and affection, so we must see whether they have any relationship, that is husband and wife and blood relationship। तो blood relation है, husband and wife है, तो yes we can say that there is a natural love and affection, but this is not a thumb rule on which we can say for having natural love and affection we should have a blood relation। it is not a thumb rule। सही बात? अरे क्लियर है? तो ये पहला एक्सेप्शन बताएंगे। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? ओके, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वापस एक बार रिवाइज करें, बताएंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शंस। जनरल रूल निकल करके आता है कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। कौन सा बोलो? द कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उसके 4 कंडीशन। पहला कंडीशन, कम ऑन सब लोग करेंगे, सब लोगों को तुम्हारे एग्जाम का वास्ता है। There must be natural love and affection. Parties must stand in a relationship. It must be in a, and it must be, हाँ, हो गया। Next one, और एक एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। A out of natural love and affection promises to give his newly wedded daughter-in-law a golden necklace worth ₹5 lakh. A made the promise in writing and signed it and registered. The agreement is valid. कल जाकर के अगर वो फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को 5 लाख रुपए का नेकलेस नहीं देता है तो डॉटर इन लॉ केस फाइल कर सकती है। तो नीचे लिखिएगा, इफ फादर इन लॉ रिफ्यूज टू गिव द नेकलेस, if father-in-law refused to give the necklace, then she can file the case in the courts of law, ओके। पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर, एग्जाम में आता है इसलिए बोलो पहला पॉइंट क्लियर। सब लोग जिंदा स्ट्रेट बढ़ेंगे, स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो पॉइंट यहां पे आ रहा है कंपेंसेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपेंसेशन? कैसे कंपेंसेशन बोलते ना कि आई हैव गिवन अ कंपेंसेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। कंपेंसेशन मतलब, हाँ जी, हम बोल सकते हैं नुकसान भरपाई। कैन आई से कंपेंसेशन मींस नुकसान भरपाई? किसी को मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है और वो नुकसान भरपाई करके आज मैं दे रहा हूं, तो क्या ये वैलिड मानना चाहिए?
एग्जाम्पल के तौर पे चलो, मैं ऐसे ही रोड ट्रिप पे जा रहा था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, मैं स्वरूप से स्वप्निल सर, ओके, हम तीनों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के ट्रिप पे चले गए, और पता नहीं क्या हमारी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी ये खराब हो सकती भाई, अभी इंसान खराब हो रहे हैं। तो हम जा रहे हैं ऐसे ही, आई डोंट नो, बहुत पहाड़ी इलाका है और हम वहां पे रुके हुए हैं। तो हमारे पास पैसे भी से कुछ है नहीं, तीनों गरीब लोग हैं, तो पैसे तो है नहीं, पैसे है नहीं भाई, कैश नहीं है। कार्ड है, कार्ड है, गूगल पे है, लेकिन जो कार रिपेयर करने वाला है ना, उसके पास ना गूगल पे है ना उसके पास कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी है। अब उसने हमारी कार रिपेयर कर दिया, हमको लगा गूगल पे होगा उसके पास, तो पूरा गाड़ी वगैरह रिपेयर हो गया, गाड़ी स्टार्ट होगी। तो हमने कहा कितना पैसा हो गया, तो मिस्त्री ने बोला कुछ नहीं, बस 10,000 हो गए। बोले 10,000 रुपए क्या है, 10,000 रुपए अपने लिए कुछ नहीं है, दे देंगे, उसमें क्या है। बोला स्कैन कोड दे दो। तो बोले काय का स्कैन कोड, मतलब गूगल पे करूंगा ना मैं तुमको, ऑन रिकॉर्ड चलते हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कोई कैश में व्यवहार नहीं करते भाई और बहनों, कोई कैश में व्यवहार नहीं पूरा। तो बोले गूगल पे का नहीं है, चलो चलो ठीक है, कार्ड तो है। बोले कार्ड भी पेमेंट एक्सेप्ट कर दो। बोले 10 भी देंगे किसी इसको। तो उसने कहा ठीक है सर, जाइए, आप क्या ही याद रख लोगे मुझको, आप जाइए, फोकट में गाड़ी रिपेयर करके दे दी मैंने आपकी। तो मैं निकला गड्डी लेके, हाँ, तो हम वहां से निकल गए। अब कार रिपेयर करने वाले ने हमारी कार फोकट में रिपेयर कर दी, बताएंगे वॉलंटरी करी, उसने अपनी इच्छा से करी ना गाड़ी रिपेयर, फोकट में करी ना। हम रोड ट्रिप वगैरह घूम के आ गए, वापस आ गए, फिर हमको लगा यार गलत बात, गलत किया देव से ना, अगर वो ना होता तो आज हम ना होते, हम कहीं पहाड़ी में कहीं गुम हो जाते। हमको उसका पैसा देना है, दिल के बहुत अच्छे, दिल के बहुत साफ है हम लोग, हमको उसके पैसे देने हैं। तो हम उससे मिले, उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कि भैया तुमने हमको जो पास्ट में वॉलेंटरली सर्विस प्रोवाइड करी थी, जिसके लिए तुमने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, वॉलेंटरली अपने मन से सर्विस प्रोवाइड करी, आज हम उसके बदले तुमको कुछ ना कुछ तो पैसा देना चाहते हैं। तो वी आर नाउ प्रॉमिसिंग यू टू पे यू और टू compensate you because you might have suffered some kind of loss, बिकॉज हमारी गाड़ी रिपेयर करने से अगर आप कोई और गाड़ी रिपेयर करते उसके पैसे आपको मिल जाते, तो आपका नुकसान हुआ। तो आज हम आपका वो जो नुकसान है उसको भरपाई करके देना चाहते हैं, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। आप जब भी आ जाइएगा इधर महाराष्ट्र में, वहां पे हमारे से मिलिएगा, हम आपको पैसे देंगे, बस ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाइएगा, बिकॉज यहाँ पे तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते, वहां पे पैसा मिल सकता है। तो वो बंदा आ गया 2 महीने बाद, यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, देखो आपने बताया था कि पास्ट में हमने आपको इतना सर्विस दिया था, इसके बदले हम आपको इतना पैसा देना चाहते हैं। हमने उस दिखा दिया, हमने बोले ये काय का कॉन्ट्रैक्ट, हम नहीं देते, हम पे नहीं करेंगे। वो पागल हो गया, बोले ऐसा कैसा, पहले बोलते दूंगा, अभी बोल रहे नहीं। उसने हम तीनों ऊपर केस ठोक दिया। बताएंगे क्या आज हम उसको वो पैसा देने के लिए लाइबल है? लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर उसने जब हमारा गाड़ी रिपेयर करके दिया था तो फोकट में करके दिया था। उसने जो गाड़ी रिपेयर करके दिया वॉलंटरी दिया ना, पैसे थोड़ी दिले। उसने क्या कहा, जाइए सर, क्या ही याद रख लोगे मुझको, है कि नहीं? उसने पैसे मांगे थे क्या? ये तो हमने उसको पैसे देने का वादा करा, और हमने उसको पैसे देने का वादा करा है तो हम मना भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो उसके कुछ कंडीशंस है। अगर किसी ने हमको पास्ट में वॉलेंटरीली, हाँ पास्ट में वॉलेंटरीली कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी जिसके लिए उसने उस टाइम पे कोई पैसे क्लेम नहीं करे थे, लेकिन आज मैं उसको वो पैसे देने का वादा कर चुका हूं। सुनिए बात को, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा आपका। पास्ट में मेरे लिए किसी ने वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करी थी, उसके लिए आज मैं उसको पैसे देने का वादा कर रहा हूं।
तो आज मैं जो उसको पैसे दे रहा हूं उसके बदले आज मुझको कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसने जो सर्विस दी थी। आप बोलेंगे सर आप जो पैसे दे रहे हो ना उसके बदले आपको पास्ट में सर्विस मिल चुका है, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, बट पास्ट में उसने कंसिडरेशन के लिए काम नहीं करा था रे, आप समझ रहे हो ना, वॉलंटरी करा था, उसने अपनी मर्जी से करा हुआ था। आज मैं जो उसको पैसे दे रहा हूं उसके बदले मुझको पास्ट में भी कुछ नहीं मिला है और आज भी कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप अगर कहोगे पास्ट में मिला था वो तो वॉलंटरी था, उसने अपनी मर्जी से करा था, उसने पैसों के लिए नहीं करा था, उस टाइम पे कोई कंसिडरेशन फिक्स नहीं हुआ था। आज मैं कंसिडरेशन फिक्स कर रहा हूं कि मैं कंपेंसेशन दे रहा हूं, मैं कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, इसलिए यहाँ पे वर्ड है कंपेंसेशन नॉट ए कंसिडरेशन। तो आज भले ही मैं उसको पैसे दे रहा हूं, इन पैसे के बदले मुझको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि आई एम लाइबल टू पे हिम, कुछ समझे, बिकॉज मैंने पास्ट में जो सर्विस प्रोवाइड करी थी उसके लिए आज पैसे देने का वादा कर रहा हूं, और पास्ट में जो सर्विस थी भले ही वॉलंटरी थी लेकिन आज मैंने जो वादा करा है ना वो वादा वैलिड माना जाएगा, और इस वादे के तहत आई एम बाउंड टू गिव मनी टू हिम। मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, पक्का, अरे पक्का। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। एक मान लो छोटा बच्चा है, ओके, 16-17 साल का बच्चा है, उसके मम्मी पापा किसी कार एक्सीडेंट में गुजर चुके बेचारा। अब उसके जो घर वाले हैं बाकी के जो अंकल आंटी वगैरह है ना, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं उसके मम्मी पापा के नाम की। वो उसको समझते नहीं, माइनर बंदा है, उस क्या समझेगा उसको। तो उसके एक दूसरे पापा के फ्रेंड थे, किसके, वो छोटे बच्चे के पापा के फ्रेंड जो लॉयर है, एडवोकेट है, उसने ना उस छोटे बच्चे के लिए कोर्ट में केस लड़ा, बोले इस बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या उसके फ्रेंड जो वकील है उसने छोटे बच्चे से कंसिडरेशन मिलने की इच्छा पे केस लड़ी थी कि वॉलंटरी लड़ी थी? वॉलंटरली, आर यू श्योर? अब आज बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, ओके, आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, क्योंकि वो वकील साहब का उपकार उसके ऊपर था। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो आज वो वकील नहीं बनता, वकील नहीं बनता, इतना बड़ा वकील नहीं बनता, आज वो BMW ऑडी मर्सिडीज में घूमता है। लेकिन उसको मन में कहीं ना कहीं तो है कि वो जो मेरे अंकल है जो एडवोकेट है ना, उन्होंने मेरे को मदद करी इसलिए मैं आज इधर हूं। अंकल मान लो आज कहीं बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो आज अस्पताल में है, उनको पैसे की गरज है। वो छोटा बच्चा जो आज बड़ा हो चुका है वो चला गया, बोले कि अंकल आपकी वजह से, जो भी है आपकी वजह से, मैं आपको जो आपने मेरे लिए केस लड़ा था वॉलंटरली उसका कंपेंसेशन देना चाहता हूं, प्लीज अंकल मना मत करिएगा, आपका अस्पताल का जितना भी खर्चा ना मैं उठाऊंगा। बताएंगे आज जो अस्पताल का खर्चा उठा रहा है उसके बदले उस बच्चे को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, फोकट में कर रहा है काम। तो बताएंगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? अरे है ना। क्या वो बच्चा उस अस्पताल का बिल पे करने के लिए लायबल है? अगर वो नहीं पे करता है, उसका मन बदल गया, वो नहीं पे कर रहा है, तो क्या केस फाइल हो सकता है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज उस बच्चे के लिए जो कंसिडरेशन, उस बच्चे के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करी थी पास्ट में वो वॉलंटरी थी। किसने दी थी? अंकल ने, एडवोकेट अंकल ने प्रोवाइड करी थी। सही बात है, वॉलंटरी थी, वॉलंटरी। उस टाइम पे कोई कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज उसके लिए कंपेंसेशन देने के लिए अगर मैं कुछ पे कर रहा हूं तो वैलिड माना जाएगा। बस उसके कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहला बताएंगे बच्चे के लिए सर्विस कैसे प्रोवाइड करी थी, तो सर्विसेज मस्ट हैव बीन गिवन वॉलंटरली। दूसरा, सर्विसेज किसको दी थी? प्रॉमिसर कौन है? बच्चा आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ना तुमको पे करने का। अरे हम है ना जो मिस्त्री को पैसा करने का वादा कर रहे हैं, प्रॉमिसर हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड हुई थी, उस बच्चे के लिए सर्विस प्रोवाइड हुई थी। तीसरा, वो प्रॉमिसर जो आज मैं या फिर वो छोटा बच्चा जिस टाइम पे सर्विस दी थी ना वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जो बंदा जो बंदी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसके लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जा सकती। आज मैं जो वादा कर रहा हूं ना कि भैया मैंने तुमको पैसे पे करने हैं, तो मेरे लिए पास में कुछ तो सर्विस प्रोवाइड हो जानी चाहिए थी। मैं नहीं था और मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड होगी, ये क्या बात बन गई? बच्चा पैदा होने से पहले उसका नाम नहीं रखते, बच्चा पैदा होने से पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, तो बच्चा पैदा होने से पहले उसके लिए सर्विस भी प्रोवाइड नहीं हो सकती। मेरी बात समझे? बच्चा मां के पेट में था और
जब वो दुनिया में आया, बड़ा हो गया, तो आज वो सर्विस प्रोवाइड जो करी है उसके पैसे दे रहा है, नालायक। वो बच्चा दुनिया में होना चाहिए और उस दुनिया में आने के बाद उसके लिए कोई सर्विस मिलनी चाहिए और इसके लिए वो पैसे पे कर रहा है। मेरी बात समझे? तो पहला कंडीशन क्या था? सर्विसेज मिली थी। कैसे? वॉलेंटरली। सर्विस किसको दी थी? प्रॉमिसर उस टाइम पे जिंदा होना चाहिए। एंड लास्ट वन, प्रॉमिस किस चीज का होला है? कंसिडरेशन पे करेंगे कि कंपेंसेशन का? तो ये चार कंडीशन याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। पहला कंडीशन क्या है? वॉलेंटरली। दूसरा, प्रॉमिसर को सर्विस मिलनी चाहिए थी। तीसरा, प्रॉमिसर जिंदा है, जैसे टाइगर जिंदा है, isn't it? एंड चौथा, आज वो क्या दे रहा है? कंपेंसेशन। एनी डाउट सो फार? इसका एक मेमोरी टेक्निक बनाया क्या? मेमोरी टेक्निक वो ऐसा वाला नहीं होगा, अभी अभी थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक याद करने लायक। तो हम यहां बोलेंगे प्रॉमिसर जिंदा है। जिंदा का स्पेलिंग क्या होता है? प्रॉमिसर जिंदा है और वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कॉम्पेंसेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉम्पेंसेट। किसके लिए? फॉर सर्विसेज रिसीव्ड वॉलंटरी। तो प्रॉमिसर जिंदा है, वो क्या कर रहा है? कॉम्पेंसेट। किसके लिए? फॉर सर्विसेज रिसीव वॉलंटरी। वापस एक बार, प्रॉमिसर जिंदा है, क्या कर रहा है? कंपेंसेट कर रहा है। क्या कंपेंसेट कर रहा है? फॉर द सर्विसेज रिसीव वॉलंटरी। तो 4 पॉइंट इसमें कवर हो गए। पहला, प्रॉमिसर जिंदा है मतलब प्रॉमिसर मस्ट बी ना एग्जिस्टेंट। कंपेंसेट कर रहा है मतलब ये कंपेंसेट कर रहा है सर्विसेज रिसीव्ड एंड विच इज बीन रिसीव्ड वॉलंटरी। तो 4 कंडीशन हो जाएंगे। फटाफट ये पॉइंट लिख देना। प्रॉमिसर जिंदा है, कंपेंसेट कर रहा है फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड वॉलंटरीली। हाँ जी, एनी डाउट सो फार? तो दो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखे जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पहला कौन सा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और दूसरा कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। दोनों की कंडीशंस क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलो फटाफट से 2 एग्जांपल पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार डेट। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हेन द डेट इज कंसिडर्ड एज अ टाइम बार। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है इसको, फटाफट। थ्री है सारी श्योर? तो कौन सा एक्ट बताता है ये?
Are you sure? Neha ji, when I can consider the debt has been time barred? नहीं? Anyone from boys? हाँ बेटा. What's your name? लक्ष्मीकांत. बताओ. 3 years? Are you sure? कौन बताता है ये? इधर सामने. लिमिटेशन एक्ट. आर यू श्योर? तो हमारे पास एक एक्ट है. एक्ट का नाम क्या है? लिमिटेशन एक्ट. और ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी डेट 3 सालों तक रिकवर नहीं करा गया तो वो डेट इसके बाद क्या बन जाएगा? टाइम बार डेट. टीबीडी बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं उसको? टीबीडी. टीबीडी माने मतलब आज अगर मान लो मैंने आपको कोई गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, तो 3 साल तक समय है मैं आपसे रिकवर करूं. 3 साल तक अगर मैं आपसे रिकवर नहीं करूंगा तो उसके बाद मैं आपसे रिकवरी नहीं कर सकता, बिकॉज वो डेट क्या बन गया? टाइम. और टाइम बाय डेट मतलब वो डेट कभी था ही नहीं, मतलब आप मेरे को कभी लाइबल थे ही नहीं, ऐसा मानना जाएगा. समझो बात को, मैं बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं तुमको. तो इमेजिन करिए 1 जनवरी 2020, हैप्पी न्यू ईयर पे मैंने आपको कोई गुड्स बेचे वर्थ ₹10,000. तो बताएंगे मैं आपसे रिकवरी कब तक कर सकता हूं? हाँ जी. तो पहला साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2020. इजंट इट? दूसरा साल 31 दिसंबर 2021 और तीसरा 31 दिसंबर रे 31 दिसंबर 22. सही बात है. तो 20, 21 और 22 ये 3 साल तक मैं रिकवरी कर सकता हूं. अगर मान लेते हैं मैं 1 जनवरी 2023 पे आपके पास आ गया और बोला कि अरे वो 10,000 जो बनते हैं मुझको दे दो, क्या आप मुझको देने के लिए लाइबल हो? आप दोगे वो बात अलग है, लेकिन क्या आप लाइबल हो? द आंसर इज नो. तो मैंने आपके ऊपर केस ठोक दिया. बताएंगे क्या मैं केस जीतूंगा? नहीं. वाई? बिकॉज 1 जनवरी 2023 के दिन पे 10,000 रुपए का डेट क्या बन गया? टाइम बार. और टाइम बार डेट मतलब वो डेट कभी, तो 1 जनवरी 2020 को जो स्टोरी हुई थी वो कभी, वो 2 अक्टूबर जैसा हो गया. पाव भाजी खाया, मूवी देखा, सत्संग चिन्मयानंद स्वामी के सत्संग में, अभी कभी हुआ ही नहीं, ऐसा ही माना जाएगा. बस मैं जब कहूंगा कि मैं 1 जनवरी को मैंने तुमको गुड्स बेचे थे, ये तो मनगढ़ंत कहानी मानी जाएगी. फिर कुछ समझे कि नहीं समझे? ये क्लियर है तो ये समझेगा, ये पॉइंट, ये प्रोविजन क्लियर हो जाएगा. बताएंगे? एनी डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. तो 3 साल के बाद कोई भी डेट क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? चलिए 1 जनवरी को मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा रे मेरे पैसे दे दो. आपने कहा काय के पैसे? मैंने बोला 1 जनवरी 2020 याद है तुमको? हम पणजी गए थे, स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग पे गए थे, वहां पे हमने पाव भाजी नहीं, वहां पे सत्संग देखा, फिर उसके बाद हमने मूवी देखा, फिर हमने पाव भाजी भी खाई, उसके बाद मैंने तुमको गुड्स बेचे. याद है? अब बोले नहीं, बिल्कुल याद नहीं मुझको. ये याद है कि हम 2 अक्टूबर को पणजी गए थे, ये याद है कि स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग पे ही गए थे, ये याद है कि उसके बाद हमने मूवी भी देखा, ये याद है कि उसके बाद हमने पाव भाजी भी खाया. लेकिन उसके बाद जो तुमने गुड्स बेचे वो याद नहीं. मैंने बोला गजनी, मैंने तुमको गुड्स बेचे तेरे? बोला नहीं बेचे थे सर. तो बताओ आज मैं तुमको एनफोर्स कर सकता हूं? बिकॉज डेट क्या हो गया? कभी हुआ ही नहीं, ऐसा माना. डेट खत्म, गया, टाटा, खत्म, बाय बाय. ओके. तो मैं रोते रोते घर आ गया. कैसे? मेरे 10,000 रुपए निकल गए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे 10,000 चले गए. तो मेरे को रोते हुए आप देख नहीं पाए. बोले मेरे सर इतने रो रहे हो, सही में सर ने गुड्स बेचे थे, तो सर को पैसे देने पड़ेंगे. सो बराबर 26 जनवरी झंडा ऊंचा रहा हमारा.
आप झंडा वंचा वगैरह झंडा बिंडा वंदन करके आ गए, बोले कि आज तो सर के पैसे दे के आएंगे हम लोग, तो आप मेरे पास आके बोले सर आप रोइएगा मत, मैं तो तब तक रो रहा था, मैं तो फ्लैग होस्टिंग में भी रो रहा हूं तो सर आप मत रोइए, याद आ गया सत्संग, पंजी, 2 अक्टूबर, मूवी, पाव भाजी, सब याद आ गया, और उसके बाद गुड्स भी बेचे थे, याद आ गया, लेकिन मैंने बोला वो डेट तो टाइम बार्ड हो गया। आपने कहा सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, क्या प्रॉमिस करता हूं, कि जो डेट टाइम बार्ड हुआ है आज मैं उसके लिए पेमेंट करूंगा। बताएंगे जो डेट टाइम बार्ड हुआ है वो कभी था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, ऐसा मानेंगे ना, नलीफाई हो गया, जीरो। आप आज मुझको प्रॉमिस कर रहे हो कि मुझको 10,000 रुपए देंगे, बताएंगे उसके बदले मैंने आपको कुछ दिया है। एनी कंसिडरेशन दैट यू आर रिसीविंग in exchange of this 10,000? Yes, you have received, but that become time barred. That is nullified. तो आज जो मुझको 10,000 आप दे रहे हो उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या लॉजिकली आपको लगता है कि मेरा रोना रुकना चाहिए? और वो रोना कब रुकेगा? मेरे खून के आंसू कब रुकेंगे? 10,000 देंगे तब ना। तो लॉ जानता है किसी को खून के आंसू रुलाना बहुत पाप का काम होता है, तो पुण्य का काम करिए, मुझको 10,000 रुपए दीजिए। तो लॉ बोलता है ठीक है, भले ही ये डेट टाइम बार्ड है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सुबह को भूला शाम को वापस घर आता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। उसने 10,000 रुपए दे दिए तो आप ले लो, ये वैलिड माना जाएगा। आपने कहा सर मैं प्रॉमिस करता हूं आपका डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है 10,000 रुपए मैं तुमको पे करूंगा, लेकिन कब? 26 जनवरी को आपने कहा 15 अगस्त पे पेमेंट करूंगा सर, बराबर। तो मैं 15 अगस्त पे सुबह अगेन झंडा वंदन करके आ गया आपके पास, बोले सर 10,000 रुपए, आपने बोला नहीं दूं। रात गई, उस दिन पे मैं जलेबी खा के बहुत मीठा हो गया था, खत्म, टाटा बाय बाय, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। बताएंगे 16 अगस्त पे मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं। अरे श्योर, पक्का? वाई? Because now even if the debt has become time barred, I have now made a new promise with you. So I am not paying you on the basis of, you are not paying me on the basis of old contract. Now we have made a new contract, as if we have made in the case of promise to pay for past voluntary services. उसमें भी नया कॉन्ट्रैक्ट बना था, यहां पर भी नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और इस नए कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वैलिड माना जाएगा, बिकॉज उसका कंडीशन कहीं ना कहीं पास्ट में मिल चुका है। तो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्डेड, एनी डाउट सो फार? कम ऑन। तो वेयर अ प्रॉमिस इज राइट इन राइटिंग, तो इसका कंडीशन क्या है, ये क्या होना चाहिए? दूसरा क्या कंडीशन है? तीसरा कंडीशन क्या है? डेट क्या होना चाहिए? टाइम बार्ड। तो ये 3 कंडीशन। पहला कंडीशन बाजू में लिखो, क्या? इट मस्ट बी ना, इट मस्ट बी साइन एंड डेट मस्ट बी टाइम बार्ड। क्या हुआ मयूर जी? लिखो ना फिर। हाँ जी, इस पॉपुलेशन में कोई दिक्कत? आरती जी? मेरी आप पे स्पेशल नजर है, तो फर्स्ट स्टूडेंट जिसने मेरी बात नहीं मानी है। एक ना एक दिन आपको हमको कोई प्रोविजन पढ़ानी पड़ेगी जो कन्नड़ में होगी। एक नहीं, मैं भूला नहीं हूं, मैं भूलता नहीं हूं ऐसी बातें। हाँ, तो राइटिंग, साइन एंड कम ऑन, क्या? कम ऑन, क्या? एनी डाउट सो फार? बताएंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो? सॉरी, मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं। एग्जांपल देखिए, ए इज इंडेटेड टू सी, मतलब ए ने सी को पैसे देने हैं, कितने? 60,000, बट डेट हैज बिकम बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, मतलब टाइम बार्ड हो चुका है। नाउ ए इन राइटिंग promises now to pay ₹50,000 in a final settlement। 60,000 का है, 50,000 देने का वादा कर रहे हैं भाई, भिखारी को भी जितनी मिली उतनी ठीक, ले लिया 50,000। This contract is without consideration but still it is what? Enforced. Why? Because it is in writing। मान लो राइटिंग में है, इट इज साइन एंड जो डेट टाइम बार्ड है उसको पे करने का वादा कर रहे हैं। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? 3 कॉन्ट्रैक्ट देखिए। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ
नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विस, और तीसरा प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार डेट। तो पहला जो था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसके कंडीशन बताओ। ऐसे नहीं है, इतनी शिद्दत से मैंने ये सारे मेमोरी टेक्निक्स बनाए हैं और आप उसको ऐसे ही उड़ा के रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझको। कम ऑन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो मेरे को सीखना है ये वाला। It should be done like this, और आई एम अ क्विक लर्नर दो। यही ठीक है, मैं घर पे ट्राई करूंगा। ये ऐसा हो गया था। क्या मतलब आजकल के बच्चे क्या क्या नया नया ढूंढते हैं। मैं तो जब तक ये पढ़ रहा हूं तब तक बच्चों ने ये निकाल दिया। 50 साल से ये पढ़ा रहा हूं मैं और ये निकाल दिया। नहीं, वापस एक बार ट्राई करता हूं मैं। ट्राई बट स्कूल में पढ़ा है मैंने भी। हाँ, come on, natural love and affection. Parties must stand in a, must be in a, it must be। दूसरा क्या था? प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विस। कंडीशन बताओ। पहला, प्रॉमिसर जिंदा है, कंपेंसेट कर रहा है फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, मतलब टाइगर को सर्विस मिली थी वॉलेंटरली, आज उसको पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। सही बात है, टाइगर जिंदा है, कंपेंसेट कर रहा है फॉर सर्विसेज रिसीव्ड वॉलेंट। ओके, कंडीशंस। और तीसरा क्या था बोलो? प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार डेट। तो पहला कंडीशन राइटिंग में होगा वो प्रॉमिस, साइन होगा, और एनी डाउट सो फार? लास्ट डिस्कस करते हैं और रुक जाते हैं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। चुप रहे। एजेंसी, नो व्हाट इज एजेंसी? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड एजेंसी? हाँ जी, चलो इस पॉपुलेशन को थोड़ा पूछ लेते हैं। हाँ, एजेंसी क्या होता है बेटा? कौन जवाब देगा? एजेंसी क्या होती है? व्हाट इज एजेंसी? अरे पता नहीं एजेंसी। हाँ, इधर व्हाइट टी शर्ट, व्हाट्स नेम? आवाज वाड़ो डीजे। पल्लवी, मनस्वी, मनस्वी, हाँ बताइए। ये एजेंसी क्या होता है? व्हाट इज एजेंसी? कभी सुना है वर्ड एजेंसी? क्या होता है एजेंसी में बताओ? मतलब कोई एक पर्सन है जो किसी के बिहाफ पे कुछ काम कर रहा है और उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, यही होता है। और क्या होता है? सिंपल लॉजिक है। आप मान लो कोई सेकंड हैंड टू व्हीलर या सेकंड हैंड फोर व्हीलर का बाजार वगैरह आप देखते हो और रोड साइड में होता है, तो वो क्या करते हैं? जब मान लो मेरे को मेरी गाड़ी बेचनी है, तो मैं कहाँ दर दर भटकूंगा कि मेरी गाड़ी बेचनी है, मेरी गाड़ी बेचनी है। मैं क्या करूंगा मयूरा जी? मैं क्या करूंगा? मैं किसी एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा कि भैया एक काम कर भाई, मेरी गाड़ी बेचनी है, ये रही मेरी गाड़ी, इसके लिए कस्टमर ढूंढ, है कि नहीं? तो अगर मान लो उसने मेरी गाड़ी बेच दी तो उसको मैंने कमीशन पे करना है, पे करना है कि नहीं करना है? अरे श्योर। चलिए, मैं यहां पे हूं कोल्हापुर में, और यहां पे जम्मू। तो मैंने एप्पल का ट्रेडिंग करना है। किसका ट्रेडिंग करना है? एप्पल का ट्रेडिंग करना है। तो मैंने एप्पल जम्मू से खरीदी करना है। तो जम्मू में मेरा एक स्टूडेंट रहता है। मैंने उससे कहा, अरे सुन ना भाई, मेरे को वहां से एप्पल खरीदो, इधर भेज, ताकि मैं इधर भेज दूं। आई विल सेल द एप्पल हियर। तो आई हैव अपॉइंटेड माय स्टूडेंट टू परचेज द एप्पल फॉर मी। सो वेदर he will be called as an agent for me. He's an agent, he's working on behalf of me na. Whatever apple that he'll purchase, I have to pay. फार्मर को पे करना पड़ेगा ना। अब मैंने स्टूडेंट को कहा, अरे तू मेरे लिए इतना काम कर रहा है, तो तुम्हारा कितना कमीशन बनता है बता। तो उसने मेरे लिए कुछ 5 लाख रुपए के एप्पल खरीदी कर लिए। मैंने उससे कहा 10% कमीशन तो बनता ही है तेरा, तो ये 50,000 कमीशन तुम्हारा। तो मला झालं काय सर? स्टूडेंट बोल रहा है, रे झालं काय सर, एवढंच काय? हाँ, मतलब आपने हमको इतना सिखाया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिखाया है, फाउंडेशन लॉ पढ़ा है, इंटर लॉ पढ़ा है, और आपसे पैसे लूंगा? नहीं सर, प्लीज प्लीज नहीं।
सर शर्मिंदा मत करिएगा, पैसे मत दीजिए सर, प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो उस स्टूडेंट ने मेरे से पैसे नहीं लिए। सुनिए बात को, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं आपसे। उस स्टूडेंट ने मेरे से पैसे नहीं लिए, तो बोले ठीक है, बोले आंसू दे, तो भेज दो। तो उसने क्या करा, कंसाइनमेंट लेकर के मेरे को कोल्हापुर भेज दिया। अब मैंने उससे कहा था कि कोई पर्टिकुलर ए ग्रेड के एप्पल चाहिए। किस ग्रेड के? लेकिन उसने गलती से बी ग्रेड के एप्पल भेजे। अब उसने करी गलती, बताएंगे ये, इस गलती के लिए मैं उसके ऊपर, मेरा नुकसान अगर कुछ होगा तो उसका केस फाइल कर सकता हूं, हाँ कि ना? फटाफट इसका जवाब मिल गया तो ये पॉइंट क्लियर है। बच्चा बोल रहा है सर एक तो पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से केस फाइल कर रहे हैं। हाँ दो गई सर ये। कितने लोगों को लग रहा है सर हाँ मैं, आप केस फाइल कर सकते हो? कितने लोगों को लग रहा है कर सकते केस फाइल? कितने लोग रहे नहीं कर सकते सर? हाथ पकड़ो, नहीं कर सकते। तो इन दिस केस आई कैन फाइल केस ऑन माय स्टूडेंट बिकॉज देयर इज अ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्लिगेशन है। इफ आई हैव अपॉइंटेड एनी पर्सन टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मी एज एन एजेंट, तो ही शुड वर्क फॉर माय बेनिफिट। It is his duty, and if he fails to perform his duty, then I can file a case for any loss sustained by me because of the negligence of that my agent, even if the agent is not received any kind of consideration. तो एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कंसिडरेशन की गरज नहीं है, लेकिन फिर भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और वैलिड का मतलब क्या होता है? एनफोर्सिबल है। सही कि गलत? तो अगर एजेंट कोई पैसे नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड। और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मतलब एनफोर्सेबल, कि मैंने उसकी तरफ जो भी ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करना है, और उसने मेरी तरफ जो ऑब्लिगेशन है उसको उस ड्यूटी को निभाना है। उसकी ड्यूटी थी ए ग्रेड के एप्पल भेजो, उसने नहीं भेजा, बी ग्रेड का भेजा, तो मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, बिकॉज इवन इफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट कंटेन एनी कंसिडरेशन, स्टिल द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तो 4 कॉन्ट्रैक्ट देख लिए जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं लेकिन फिर भी वैलिड। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वर्ल्ड सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार्डेड, और चौथा एजेंसी। बाकी 3-4 पॉइंट बचे हुए, सॉरी 3 कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू कर लेंगे। ओके चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।